धन इस धर्म कार्य के लिए अर्पण करें। इतना ही आपसे कहना था। समय की कमी के चलते मैं तैयारी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। ये घटना 2 दिन के बाद देश को पता चली कि आखिर जो लोग बैठे हुए थे वहां वो माइनॉरिटी में कैसे हो गए, वो माइनॉरिटी वाले मेजॉरिटी में कैसे हो गए। तो कुछ घटनाओं का जिक्र इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सामूहिक शक्ति को बनाए रखिए, और यही शक्ति होती है कि इस बिल को राज्यसभा में लाने से पहले पूरे देश में सिर्फ 3 लोगों को पता था, क्योंकि सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। जो व्यवस्था में परमानेंट लोग हैं वो खबरें लीक आज भी करते हैं। बहुत लंबे समय तक पुरानी सत्ताओं की उन्होंने दलाली की है, लिहाजा आज भी उनका कहीं कहीं इंफॉर्मेशन पास करते हैं। इसलिए 2014 में एक भेजा, 2019 में दूसरा भेजा, और आपको लगा कि ये अकेला पड़ गया, इसकी भाषा कोई समझ नहीं पा रहा है क्योंकि ज्यादातर इधर के हैं। आपने जब 2019 में उससे भी ज्यादा खतरनाक को भेजा तो खतरनाक को ये समझ में आ गया कि मुझे क्यों भेजा है। मैं गीता का पाठ तो करता नहीं भाई, ये तो करने आया नहीं हूं मैं, मेरी जो पहचान है मैं वही करता हूं ना। फिर उस शख्स ने भारतीय संसद की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए पुरानी किताबें पढ़ी। उसमें यह लिखा था कि भारत की संसद के जो नए चुन के एमपी आते हैं, जिनका एमपी बनते ही पासपोर्ट बनता है, उनसे कहा कि आप नीदरलैंड जाइए और वहां की पानी की व्यवस्था देख के आइए। ऐसे मिले जुले डेलीगेशन जाते रहते, कोई नहीं पाते। 2 महीने पहले उसने तय करा फला दिन जाएं, आप लोगों का सब कुछ तय हो गया है। जाने से 2 दिन पहले उन लोगों ने पूछा, इसमें कोई भाजपा का एमपी नहीं है? उसने कहा मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। और आप उसकी नियत को देखिए, इतना समझदार आदमी, जिस दिन उसे बिल लाना था नीदरलैंड से उस दिन फ्लाइट चलती भी नहीं थी इंडिया। इसलिए जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे होनहार पुत्र की, वो पुत्र पीछे देख रहा था और कह रहा था कहां गए वो लोग। और बहुमत से राज्यसभा में इसीलिए पास कराया कि उसके बाद लोकसभा में तो हमारा डंका है, वहां तो हम करा ही लेंगे। तो धारा 370 हटी, उसके पीछे इसी व्यवस्था में से रास्ता निकला। अगर आपकी नियत साफ है तो आप कुछ काम ऐसे भी कर सकते हैं। और ये वही 370 है जिस 370 के लिए नेहरू जी ने जिद अड़ गए थे, नहीं इसको लाना है, नहीं इसको पास कराना है। लेकिन कुछ होनी होती है कि नेहरू जी को विदेश जाना पड़ा और जिम्मेदारी देके गए सरदार पटेल को, इसे पार्लियामेंट में पास कराना है। सरदार पटेल भी सुलझे हुए थे क्योंकि मट्टी और पानी तो एक ही था। बहुत देर तक बहस हुई पार्लियामेंट में। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे पता है, आप देख सकते हैं। और बहस के बाद यह हुआ कि सरदार पटेल ने कहा कि नेहरू जी चाहते हैं कि धारा 370 रहनी चाहिए, और वो ये भावना समझ गए थे कि ज्यादातर लोग 370 के खिलाफ हैं। सब कुछ कर दिया उन्होंने, पास करा ली। और जो लोग विरोध में गुस्सा दिखा रहे थे उनसे बोला कि अच्छा एक काम कर सकते हैं, हम लोग पास कर दी क्योंकि नेहरू जी चाहते हैं, उसका कुछ मामला विदेशी भी है, इसमें कुछ और इंटरनेशनल मामला हैं, लेकिन हम इसे पास भी कर देते हैं, लेकिन इसके नीचे लिख देते हैं टेम्परेरी। और अगर सरदार पटेल विजनरी नहीं थे तो माय डियर उनको पता था कि मेरे ही प्रदेश से 70 साल बाद 2 आएंगे और टेम्परेरी को परमानेंट हटा देंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है
कि सब कुछ मेरे सामने हो जाए और हम सब उसको देखें। ऐसा नहीं होता। किसी को नहीं पता था 6 दिसंबर को हम क्यों गिरा रहे हैं, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। जज साहब का जो जजमेंट है, जज साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि 6 दिसंबर की घटना ना होती तो जज साहब नीचे जाके कैसे पता लगाते कि ये मंदिर था। उनका काम तो पहले ही हो चुका था, इसलिए उनके लिए आसानी कर दी। और जब आपका दबाव सरकार पर होता है तो सरकार आपके काम के और आपकी इच्छाओं और आप किस चीज के लिए चिंतित हैं उसके लिए रास्ता निकालती है। यह सार्वजनिक कहने की बात नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह देता हूं ताकि आपको पता चले कि आपने नेहरू जी को नहीं चुना है, आपने सत्ता पे उस आदमी को बिठाया है जो हर फन का खिलाड़ी है। वो जानता है कि मुझे मैसेज कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है। इसलिए 2014 तक तो सबका साथ सबका विकास था, और जब उसको लगा कि विकास हो चुका है तो उसने कहा सबका विश्वास भी जोड़ दो। तो सवाल यह नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है, एक दिन देश के महान चीफ जस्टिस साहब से कहा मैं सुप्रीम कोर्ट घूमना चाहता हूं। ना उनकी समझ में आया ना बाकियों की समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या है जो घूमना चाहते हैं। बोले मैं व्यवस्था देखना चाहता हूं, कहां जजेस बैठते हैं, कहां खाना खाते हैं। बहुत से लोगों की समझ में आ गया, उनकी भी समझ में आ गया। 3 महीने बाद बोले 40 दिन में देना है फैसला। 40 दिन में दूंगा, राम मंदिर पे ही दूंगा, रिटायरमेंट से पहले दूंगा। किसने कहा? और फैसला भी ऐसा दिया जो मैं खुल्ला खुल्ला कहता हूं कि ये फैसला अगर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया जाता कि इसे आप कर लें तो शायद इनको भी थोड़ा बहुत सेकुलरिज्म आ जाता कि नहीं नहीं यहां मंदिर बना लेते हैं, यही मस्जिद बना देते हैं, ये कर देते फैसला, क्योंकि राजनीतिक दल है। लेकिन जब आपका दबाव हुआ, राजनीतिक दल दबाव में नहीं आए, राजनीतिक दल का मुखिया आपकी सोच को आगे बढ़ाता रहा और चीफ जस्टिस ने फैसला दिया। उसने कहा सब कुछ ठीक है, मंदिर तो शुद्ध यही बनेगा, मंदिर मस्जिद वहां बना लीजिए। तो और कहा उसने अपने फैसले में कहा कि मैं सौहार्द बनाने के लिए यह फैसला दे रहा हूं। मंदिर का तो तथ्यों में है, जो मस्जिद की जमीन दी है वो सौहार्द के लिए दी है। उसको यह मालूम था कि सनातनी समाज 2014 से चल के 2019 में पहुंच गया है, अपने लोगों पे यकीन करने लगा है और अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ गया है। उसे मालूम है कि 2024 भी आने वाली है, इसलिए पूरा फैसला दिया और कहा कि ये मैंने वो जगह इसलिए दी है कि इस देश में बहुत सारे लोगों की तमन्ना थी कि मंदिर की जगह पे कोई टॉयलेट बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, वहां तमन्ना पूरी करो, यहां मंदिर बन जाए। तो कुल मिलाकर के मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, हमारी हजारों ख्वाहिशें, हमारी हजारों मांगें नहीं पूरी होती। हमारे पिताजी नहीं कर पाते, हमारी माएँ नहीं कर पाती, हमारे परिवार में भी नहीं पूरी होती। लेकिन अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो, कोई मांग पूरी ना हो, तो आप बाप नहीं बदल देते हैं, मां नहीं बदल देते हैं। उसी व्यवस्था में रह करके आपको कुछ करना होता है। लिहाजा अभी मैंने सुना है कि आपके मुख्यमंत्री आजकल जो है फर्स्ट गियर में चल रहे हैं, इसलिए पड़ोस का असर कितनी तेजी से होता है। वहां एक आदमी जो अयोध्या में है, इसलिए कुछ घटनाओं
और कुछ बातों को अगर आप सोचेंगे तो मुझे लगता है कि हम जिस कोशिश में लगे हुए हैं आप जरूर वहां तक पहुंचेंगे। कुरान मजीद में एक आयत है, मुसलमान पढ़ते नहीं है कुरान शरीफ, हर एक कपड़े में बांध के ऊपर रख देते हैं, जो जाएगा इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा ये पता नहीं। मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूं, बगन बेरिया की डंडी की पिटाई से मार मार के कुरान शरीफ पढ़ाया मुझे, और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया। इसलिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम मुसलमान के साथ नहीं है। हमारे देश में ज्यादातर लोग बात सुनी सुनाई बातें करते हैं, बिना पढ़े करते हैं, और कभी कभी अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए कहते हैं मैंने पूरा कुरान शरीफ पढ़ा है। उर्दू का नुक्ता पता नहीं है कि नीचे लगेगा तो खुदा होगा और ऊपर लगेगा तो जुदा होगा, ये तो पता नहीं है, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ लिया इसका दावा सब करते हैं। गीता नहीं पढ़ी, रामायण नहीं पढ़ी, लेकिन कुरान शरीफ पढ़ लिया, क्योंकि ये फैशन है कि मैंने कुरान शरीफ पढ़ा। और आपकी इस मूर्खता को, हमारे समाज की इस मूर्खता के चक्कर में आपको शायरी करने वाला उर्दू में गाली दे रहा है और आप ताली बजा रहे हैं, इसलिए कि हम हमेशा ऐसा दिखना चाहते हैं जो सबसे अलग हो, और ये अच्छा दिखने और पॉलिटिकली करेक्ट होने की वजह से आप अपनी सही बात नहीं कह पाते। एक शायर है, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके प्रदेश की राजधानी में बड़े मुशायरे होते, इसलिए जब वो ये कहता था तो मैं बचपन से लेकर अब तक ये सोचता था कि इस पे ये ताली क्यों बजा रहा है, और ऐसे कहते वाह वाह क्या बात किया। ये कोई ऐसे है कि मैं तुम्हें 50 जूते मारूंगा, वाह वाह क्या बात किया। अरे 50 क्यों, 55 क्यों नहीं मारा? वो पास के इंदौर शहर का था, माशाल्लाह काफी खूबसूरत भी था, और वो ये कहता था कि जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। आप कहते थे वाह 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 क्या मतलब हुआ इसका? तो मैं जब बहुत सारे लोगों से पूछता था यार कि तुमने ताली बजाई है, तो कहते थे यार मसनद का क्या मतलब है? मैंने कहा तुम्हें अभी अलिफ का पता नहीं है और जे तक तो पहुंच गए हो तुम। मसनद एक गोल तकिया होता है जिसे गांव तकिया कहते हैं। पुराने जमाने में मेज कुर्सी पे सत्ताएं नहीं चलती थी, गद्दों पे चलती थी वो तकिया। बाद में नेहरू जी काफी समय तक उसका सहारा लेते थे, काफी जगह सहारा लिया उसका। उस तकिए को मसनद कहते हैं, और जो उसे टिका करके बैठते हैं वो राजा होता है, वो सुल्तान होता है, वो बादशाह होता है। तो 70 साल से लेकर के अब तक जो लोग उस गद्दी पे बैठ रहे हैं, जो मसनद पे बैठ रहे हैं, वो खूबसूरत शायर ये कहता था कि जो आज साहिब मसनद हैं, यानी जो इस मसनद पे बैठे हुए हैं, यानी जो सत्ता है, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। मकान मालिक तो हम हैं जो मुगलों की औलाद थे। इसलिए ये टेम्परेरी हैं। ये मोदी हो, ये मुरारजी हो, ये चंद्रशेखर हो, ये जवाहरलाल नेहरू हो, ये इस हिंदुस्तान के किराएदार हैं, असली मकान मालिक तो हम हैं। उस शेर का असली मतलब ये था, आप नहीं समझ पाए। ताली बजा रहे थे। बात अलग है कि किराएदार अब मकान मालिक हो गया है। तो हर चीज को बिना जाने उस पर प्रतिक्रिया देना हिंदू सनातनी समाज की एक बुरी आदत है। चुप रहना भी एक प्रतिक्रिया होती है, वो भी एक मैसेज होता है। और सारे काम ढोल बजा के नहीं किए जा सकते, क्योंकि हम भारत माता की जय कहेंगे, 4 गुंडे भाग गए। ये कौन सी भारत माता की जय बोली आपने? क्यों भाई? इसलिए जो कहिए
वो इतना ताकतवर कहिए कि अगर इस सभा में 1000 मुसलमान भी बैठे होते तो मेरी यही जबान होती, मैं उनको आयतों के साथ, सूरे के साथ उनको एक्सपोज कर देता। सिर्फ कहने के लिए बात मत कहिए कि हमने कह दिया है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कहां मिलते हैं? सारे धर्म बराबर हैं, अच्छा लगता है। पड़ोस में राशिद भाई के सेवैयां भी तो खानी है ना, तो ये भाई भाई हैं। और देखिए हम तो गंगा जमुना तहजीब, गंगा भी मेरी जमुना भी मेरी तहजीब कहां से? हम किसी बात को 2 बार कम से कम बोले तो पता तो चले कि हम कह क्या रहे हैं, हम कहना क्या चाहते हैं यार। सारे धर्म शांति का पैगाम देते हैं रटे हुए, सुबह शाम यही कहे। सिंह साहब ने थोड़ी उसकी तरफ इशारा किया, मैं उसको बिल्कुल ओपन कर देता हूं, क्योंकि मेरी जबान में बीच का कोई रास्ता नहीं है। मैं एकदम 24 कैरेट एक्सपोज करता हूं और आपको तथ्यों के साथ बताता हूं, रेफरेंस के साथ बताता हूं और खुले से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नीचे भी ताकतवर लोग बैठे हैं और ऊपर भी बैठे हैं, इसलिए कि राजनीतिक सत्ता की मजबूरियां होती हैं। ये जो देश होता है, देश जिसके लिए आप एक सरकार का चुनाव करते हैं, देश और राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क है। हिंदू सनातनी समाज ये समझ ही नहीं पा रहा कि देश क्या है और राष्ट्र क्या है, इसलिए मिक्स करता है। देश इस जमीन के टुकड़े को कहते हैं। भारत एक देश है, उसकी सीमाएं हैं, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और ये तमाम सारी जगह सीमाएं हैं, वो सीमा निर्धारित है और उस जमीन के टुकड़े की रक्षा के लिए एक व्यवस्था के तहत जो सरकार का एक अंग है फौज, वो उसकी रक्षा करेगी। उसी सरकार का एक अंग है जुडिशरी, वो अच्छी हो बुरी हो, वो संविधान अच्छा लगता हो न लगता हो, लेकिन जब तक है तब तक सरकार उसी संविधान से चलेगी। इस पे विवाद हो सकता है कि उस संविधान से आपकी बहुत सारी चीजों से आप नाराज हैं, गुस्सा हैं, गलत हो सकती हैं, लेकिन जब तक है तब तक तो उसी से चलेगी। तो देश को चलाने के लिए एक सरकार होती है, सरकार के साथ में उसके अंग होते हैं, न्यायपालिका होती है, पुलिस होती है, सेना होती है, शिक्षा विभाग होता है, ये तमाम सारे अंग हैं। इनको उस संविधान की शपथ लेकर के काम करना होता है। तो हम ये गलत उम्मीद करते हैं कि जिसने संविधान की शपथ ले ली है वो यकायक हमारे ख्वाबों का भारत बना देगा। नहीं, वो नहीं बनाएगा। तो राष्ट्र क्या है? मुझे बड़ी खुशी है कि कोविड के बाद जब मैं सिंह साहब के साथ पहली बार गुवाहाटी गया, और मुझे कुछ ऐसा लगता है, मैं बड़े सार्वजनिक तौर पे आपके सामने मानने को तैयार था कि पिछले 3 साल के दौरे में और कोविड के बाद के दौरे में एक अजीब सी स्पिरिचुअलिटी है। और ये जाने अनजाने मुझे लगता है, मैंने या मेरे साथी ओम नरेश यादव जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लॉ का कोर्स करके आए, वो मेरे साथ अटैच हो गए। जब मैं खुद ही नौकरी छोड़ के आया तो मैं उनको क्या कुछ दूंगा, लेकिन पूरी मेहनत और लगन के साथ सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करते हैं, आपके बीच में होंगे। मैं जब गुवाहाटी गया तो मां कामाख्या के मंदिर गया, एक रूटीन प्रोग्राम फिक्स हुआ और उस फिक्स के साथ में, क्योंकि वहां सब कुछ बोले वाले, और उसके बाद मां कामाख्या का दर्शन किए। और जब वहां से आए तो दूसरा प्रोग्राम कहा गया कि ये प्रोग्राम तो आपका उज्जैन का है। उज्जैन आया तो महाकाल चला गया, उज्जैन से निकला तो पुरी का प्रोग्राम था, वहां शंकराचार्य से भी मिला, और वहां से चला तो बाबा विश्वनाथ के यहां पहुंचा बनारस। मुझे नहीं पता था
कि मैं मां गंगा से मां नर्मदा तक पा जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि कोई शक्ति है, कोई ताकत है, कोई अनसीन इनविजिबल पावर है जो मुझसे ये करा रही है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं नहीं जानता। हां, लेकिन एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि मैं अभी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके लौटा हूं। वहां के मुख्य पुजारी, उनके ऊपर के सब लोगों ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने बड़े अच्छे दर्शन कराए, बड़ी दुआएं दी उन्होंने, प्रसाद भी बहुत सारा दिया। लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और इस बात को सोचिए कि मैं क्यों कह रहा हूं। इसलिए कि जब ये दीप प्रज्वलित किए जा रहे थे तो आपके शहर के एक गणमान्य पंडित जी ने वेदों का, मंत्रों का उच्चारण किया, उसका पाठ पढ़ाया। यह घटना बनारस में भी पहली बार हुई है। और आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि देश का जब अब अगर यहां प्रधानमंत्री होता या गृह मंत्री होता या संविधान की शपथ लेकर के बैठने वाला कोई ओहदेदार होता तो जनगण होता। वो संविधान का हिस्सा है। लेकिन दीपों का जलना और पंडित जी के मंत्र मेरे राष्ट्र की पहचान है। इसलिए आज से एक गांठ बांध लीजिए। मुझे ये बनारस से लाइन मिली और बनारस में इस बात को मैं आया और दिल्ली आकर के मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि इस देश का प्रधानमंत्री या सत्ता के शीर्ष का कोई भी आदमी हो, सरकारी फंक्शन हो, और हर सरकारी फंक्शन के अंदर दीपों को प्रज्वलित किया जाता है। जानबूझ करके पूरे देश में खामोशी से एक काम करिएगा। सरकारी फंक्शन में प्रधानमंत्री का जनगण होगा, वंदे मातरम होगा, उस पर आप खड़े होइए, बैठिए, वो एक आपका संवैधानिक जिम्मेदारी है। लेकिन धीरे से जब इनको आप दियों को जागृत करें, उसी वक्त उस शहर का ख्याति प्राप्त अच्छे उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में, तलफ्फुज में आप मंत्रों का पाठ भी शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब दीप जलेंगे तो कहिए कि दीपों के जलने के साथ ही मंत्रों का उच्चारण आवश्यक है। यह सनातन की संस्कृति है। ये दीप जलेंगे और मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा तो ये अधूरी पूजा है। इसको एक जामा पहना दीजिए और अगली बार से देखिएगा कि हर संवैधानिक फंक्शन के अंदर दीप भी जलेंगे, मंत्रों का उच्चारण भी होगा, वातावरण साफ हो जाएगा और छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का पहनने वाले पिछले दरवाजे से बाहर चले जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको। छोटी छोटी बातों से कैसे लोगों को पता चलता है, और शायद यही वजह है, यही वजह है कि आपके आदमी ने, मैंने कल भी ये बात बोली और ये बात मैं इसलिए रिपीट करता हूं कि चीजों को देखिए। आप सनातनी हैं होने का एहसास भी कीजिए कि हम क्यों हैं, क्यों दुनिया आज भी ये कहती है, पूरा यूरोप कहता है, पूरा विश्व एक ही बात बार बार आपसे कह रहा है। जो यहां से आपका ज्ञान ले गए, संस्कृत में ले गए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आपसे कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। हमने अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से